हमारे साथ जनाब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, जनाब अमजद परवेज़ साहब। आप वकील हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इस मामले के अंदर। बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा लोगों की आसानी के लिए ज़रा इख्तिसार के साथ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ नैब का केस है क्या इन प्रिंसिपल, जिस पर उन्हें ट्रायल कोर्ट में सज़ा हुई और फिर उन्हें अपील की कोर्ट में। ज़रा इख्तिसार से बता दें सादा अल्फाज में। देखिए जी, नैब का केस बीबी मरियम के ख़िलाफ़ ये है कि जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मलकियत है। ठीक है। और इन एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की एक्विजिशन में मरियम ने एक मुआविन का किरदार अदा किया है और फिर उस मुआविन के किरदार को अदा करने के साथ साथ उन्होंने कैलिबरी फॉन्ट की ट्रस्ट डीड जाली बनाई। ठीक। और उस वक्त कैलिबरी फॉन्ट जो है वो अभी तक कमर्शियल लॉन्च नहीं हुआ था, इसलिए वो कैलिबरी फॉन्ट के बारे में आपने देखा कि एक विलिफिकेशन कैंपेन कई सालों से चल रही है। ठीक। जबकि तुरफा तमाशा ये है कि कैलिबरी फॉन्ट उस वक्त कमर्शली अवेलेबल नहीं था। इस फैक्ट को साबित करने के लिए नैब ने इंग्लैंड से एक एक्सपर्ट जो है उसको हायर किया जिसका नाम रॉबर्ट रेडले था। ठीक। अब उस रॉबर्ट रेडले पे जब कटहरे में क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो ही वॉज कंपेल्ड टू एडमिट, वो ये मानने पे मजबूर हो गया कि ये कैलिबरी फॉन्ट जो है ये अप्रैल 2005 में इस ट्रस्ट डीड से तकरीबन 1 साल पहले डाउनलोड हो सकता था, अवेलेबल था। और ना सिर्फ अवेलेबल था बल्कि उस सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने भी उसको डाउनलोड करके तो इस कैलिबरी फॉन्ट की ट्रस्ट डीड के बनने से 1 साल पहले खुद इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक। तो अब आप खुद देखिए कि जब एक खुद इस बात को मान रहा है कि उस फॉन्ट को उसने इस ट्रस्ट डीड के बनने से 1 साल पहले इस्तेमाल किया है, तो फिर उस कैलिबरी फॉन्ट का उस वक्त ना होने का तो जवाब ही पैदा नहीं होता। तो केस जिस नुक्ते पे इस वक्त आके खड़ा हुआ है जी, जो हमने अदालत को असिस्ट किया है वो ये किया है कि ये जो दफ़ा है ना जी, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, पब्लिक सर्वेंट्स की हद तक ये दफ़ा 1947 से पाकिस्तान में मौजूद है इंसदाद रिश्वतस्तानी के कानून में। ठीक। जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है इनके लिए ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के कानून में पहली दफ़ा आया था। ठीक। हमारा केस ये है कि उस सेक्शन में 5-10 अल्फाज से ज़्यादा अल्फाज नहीं है और उसका पहला लफ्ज़ ये है कि ये इस्तगासे ने साबित करना है कि वो प्रॉपर्टी किसी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस की मलकियत है। अब हमने केस में ये आर्ग्यू किया है कि आप ये DIT के 12 वॉल्यूम्स देख लें और इसके बाद जो नैब ने इन्वेस्टिगेशन की है इस मुकदमे में उसको भी कोर्ट देख ले। सफ़ा मिसल पे कोई दस्तावेजी शहादत ऐसी नहीं है जो ये साबित करती हो कि इन प्रॉपर्टीज़ की एक्विजिशन में या इन प्रॉपर्टीज़ को सादा लफ्ज़ों में मियां नवाज शरीफ साहब ने ख़रीदा था। ठीक। ना उसकी अदायगी का कोई सबूत है, ना मियां साहब की टाइटल जो मलकियत है उसका कोई दस्तावेजी सबूत है, ना कोई ज़बानी शहादत सफ़ा मिसल पे जो ये साबित करती हो, इंदिया देती हो कि इन अपार्टमेंट्स की परचेज़ में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कोई रोल था या वो कभी भी इसके मालिक रहे हैं। इतना अरसा गुजरने के बावजूद नैब आज तक एक श्रेड ऑफ एविडेंस जिसे कहते हैं ना वो नहीं ला सकी। ठीक है। फिर हमने गुजारिश की कि अगर यही साबित नहीं होगा जो कि उस सेक्शन का ओपनिंग वर्ड है ओन्स जी, जब तक ये साबित नहीं होगा तो फिर मुआविनत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 पे सियासी बयानियाँ और चीज़ है, कानून की किताब कुछ और कहती है। एक एसिड टेस्ट दिया, लिटमस टेस्ट, जैसे हम अपने टेस्ट कराते हैं, कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक टेस्ट दे दिया 4 चीज़ों का कि जब कभी आपने किसी पे एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का इल्ज़ाम लगाना है तो सबसे पहले आपने ये साबित करना है कि वो प्रॉपर्टी उसकी मलकियत है, नंबर 1। ठीक। नंबर 2 फिर आपने ये साबित करना है कि उस प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है। नंबर 3 आपने साबित करना है कि उसके नॉन सोर्स ऑफ इनकम क्या थे। ठीक। जब आपने ये 3 चीज़ें कर लेनी है तो फिर आपने उन नॉन सोर्सेज को कंपेयर करना है उस प्रॉपर्टी की प्राइस के साथ। ठीक। क्वांटिफाई। अब अगर आप वो जमा तफरीक करेंगे जब ज़राए आमदन को प्रॉपर्टी की कीमत के साथ तो कोई फ़र्क आएगा तो आप कहेंगे कि सेक्शन एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का अट्रैक्ट हो गया है। ठीक है। लेकिन अगर नॉन सोर्स ऑफ इनकम पे इस्तगासा कोई शहादत नहीं लाता या उस प्रॉपर्टी की प्राइस के बारे में कोई शहादत नहीं लाता तो फिर उस सूरत हालात में तो ये सेक्शन अट्रैक्ट ही नहीं होता। ठीक है। तो हम ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि सफ़ा मिसल पे कोई ऐसी शहादत नहीं है जो मियां साहब को इसका मालिक जो है वो साबित करती हो, बल्कि हम ये भी कह रहे हैं कि विदाउट कंसीडिंग अगर मान भी लिया जाए कि मियां साहब इसके मालिक हैं तो उस सूरत में भी जो है रिकॉर्ड पे वो जो लिटमस टेस्ट कानून में दिया गया है और जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने, इंडिया की अदालतों ने बारहा रिट्रेट किया है, वो जो क्वांटिफिकेशन का टेस्ट है, वो जो कंपैरिजन ऑफ नोन सोर्सेज और
प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में सफाई मिसल पे कोई चीज नहीं। गनी और अमांस केस में ठीक है, ये मैं गनी और बिल्कुल, मैं जरा एक नुक्ता है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि जाहिर बात है नैब ने, ये नैब के सामने अदालत ने भी जो बातें आपने फरमाई हैं, अदालत ने भी, मौजूद जज साहबान ने, ये 4 सवाल हैं, लेकिन बारहा आज अदालत ने ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ की जो अपील खारिज हुई वो उनकी अदम मौजूदगी की वजह से हुई, मेरिट के ऊपर उसका फैसला नहीं हुआ, और मियां नवाज शरीफ अगर वापस आएँ और दोबारा कस्टडी में हो वो अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस अपील का फैसला, जो कि बादियो नज़र में नज़र आ रहा है, जो मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से ऑनरेबल जज साहिबान के सवालात हैं, अगर नैब अपना मुकदमा या केस यहाँ पर डिफेंड नहीं कर पाता तो उसका क्या असर आप देखते हैं कि अगर मरीम नवाज शरीफ इस केस में बरी हो जाती हैं, उसका असर क्या पड़ेगा मियां नवाज शरीफ की सज़ा के ऊपर, जो उनको सज़ा हो रखी है, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक अपील दोबारा समात नहीं है उसकी, क्योंकि मियां साहब यहाँ है नहीं। मैं अर्ज कर देता हूँ सर, देखिए चूंकि आप खुद भी लॉयर हैं, लॉ को जानते हैं, 1970 से पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 1971 से लेके 2018 तक एक प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स हैं जिनमें यह कहा गया है कि जब कोई शख्स जो है वो किसी अदालत से मफरूर हो जाएगा और उसके बाकी मुल्ज़मान उस अदालत के सामने खड़े होंगे, तो उस अपील या ट्रायल का फैसला करते हुए अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचेगी कि कोई जुर्म हुआ ही नहीं है, तो अदालत के पास ये सवाबदीदी अख्तियार है, कानून में मौजूद है, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जजमेंट की रोशनी में, कि अदालत उस गैर हाजिर मफरूर मुलजम को भी बरी करने का अख्तियार रखती है। ये मैं आपको लीगल नुक्ता बता रहा हूँ, और इस पे जजमेंट्स हैं पाकिस्तान में पिछले 70 साल से। अब उससे अगली बात जो जनाब ने फरमाई है वो ये है कि नैब के वकील ने आज मियाँ साहब की अपील की डिसमिसल का ऑर्डर जब बेंच के सामने पड़ा, तो उसने वो जो आखिरी हिस्सा था उस जजमेंट का, आखिरी पैरा जो सबसे रेलेवेंट था और सबसे इंपॉर्टेंट था, उसको नहीं पढ़ा, उसको फिर मेरे कहने पे पढ़ा गया और बेंच के कहने पे पढ़ा गया। उसमें यही लिखा हुआ है जो आपने फरमाया है कि मियाँ साहब जब कभी आएंगे, वो सरेंडर करते हैं या कस्टडी में आते हैं, तो फिर उनकी अपील का मेरिट पे फैसला किया जाएगा। अब मैं ये समझता हूं कि अगर अदालत जो है वो इस केस में ये फाइंडिंग देती है कि ऑफेंस हुआ ही नहीं है, तो मुआवनत किस बात की, तो यकीनन ला महल्ला उसका असर जो है वो मियाँ साहब के केस में भी पड़ेगा और मियाँ साहब को यकीनन उसका फ़ायदा होगा। अब वो फ़ायदा इसी स्टेज पे मिलता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की रोशनी में, उनकी अदम मौजूदगी में, या कोर्ट ये मुनासिब समझती है कि इस केस का इन मरियम और कैप्टन सफदर साहब जो हैं इनकी अपीलों का फैसला करने के बाद मियाँ साहब के आने पे फैसला करते हैं। ये कोर्ट की सवाबदीद है कि कोर्ट किस तरह से इसको टेकअप करती है और किस तरह से लेके चलती है, ये सवाबदीदी अख्तियार है कोर्ट का। बिल्कुल ठीक।